नमस्कार विद्यार्थियों। आज का मेरा ये YouTube चैनल BA प्रथम वर्ष लोक प्रशासन के प्रथम प्रश्न पत्र से संबंधित है और इसमें फर्स्ट यूनिट से संबंधित जो एक बिंदु है वो है लोक प्रशासन की प्रकृति। जैसे कि और भी जो सामाजिक विषय हैं, जैसे आपने देखा होगा राजनीति विज्ञान है, समाजशास्त्र है, अर्थशास्त्र है। इन सभी विषयों में हम उस विषय की प्रकृति के संबंध में अध्ययन करते हैं। तो उसी तरह से लोक प्रशासन की प्रकृति क्या है उसके विषय में आज का मेरा ये YouTube लेक्चर है। और प्रकृति के संबंध में दो दृष्टिकोण हैं। एक तो क्षेत्रगत है कि इसके क्षेत्र में किन किन चीज़ों का अध्ययन किया जाता है, और दूसरा स्वरूपगत कि इसका स्वरूप क्या है। तो ये जो दो आयाम हैं, इन दोनों आयामों के संबंध में एक एक करके हम इसे समझने का प्रयास करेंगे। पहला है क्षेत्रगत प्रकृति, जिसमें ये देखा जाता है, इसकी प्रकृति में ये बताया जाता है कि लोक प्रशासन के क्षेत्र में किस प्रकृति के कार्य शामिल किए जाएं, जिसमें मात्र प्रबंधकीय और उच्च स्तर से लेकर अधीनस्थ स्तरों तक के सभी कार्य। केवल दो तरह के कि सिर्फ हम प्रबंधकीय कार्यों का ही अध्ययन करें या उच्च से लेकर अधीनस्थ स्तरों तक के सभी कार्यों को सम्मिलित करें। तो इस आधार पर दो दृष्टिकोण हैं। पहला है प्रबंधकीय दृष्टिकोण। इस दृष्टिकोण के अनुसार लूथर गुलिक, जो कि लोक प्रशासन के विद्वान हैं, उनके अनुसार प्रशासन अधीनस्थों से कार्य है ताकि जो भी उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं उनकी प्राप्ति की जा सके। इस प्रकार लूथर गुलिक ने जो अपने पोस्टकॉप संबंधित दृष्टिकोण बताए हैं, जिनका अध्ययन आगे के बिंदुओं में हम करेंगे, वो महत्वपूर्ण हो जाता है। और प्रशासन में जो पोस्ट कॉर्प है उसको शामिल किया जाता है, जो कि उच्च प्रबंधक वर्ग या जो प्रशासक वर्ग हैं उनके द्वारा संपन्न किया जाता है। इसकी जो विशेषताएं हैं या मान्यताएं हैं, उनमें प्रमुख हैं कि प्रशासन और प्रबंध पर्याय है, जिसमें कि कहा जाता है कि चाहे हम प्रशासन कहें या प्रबंध करें, प्रबंध शब्द का इस्तेमाल करें, ये दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। प्रबंधन करना या प्रशासन करना एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। दूसरी इसकी ये मान्यता है कि किसी भी स्थान पर हम देखें, वहाँ पर प्रशासन की जो कार्य प्रणाली है, जो क्रियाएं हैं, वो एक समान होती हैं। चाहे वो निजी क्षेत्र के द्वारा संपन्न की जाए, चाहे वो लोक क्षेत्र के द्वारा संपन्न की जाए, उनकी क्रियाएं समान होती हैं। निम्न स्तर की जो क्रियाएं हैं वो प्रशासनिक क्रियाएं नहीं मानते हैं। इनके पक्ष में ये तर्क दिया जाता है कि प्रबंधकीय क्रियाएं सभी प्रशासन में समान रूप से पाई जाती हैं, चाहे वो लोक क्षेत्र हो, चाहे वो निजी क्षेत्र हो। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि यदि सभी क्रियाओं को शामिल करेंगे तो प्रत्येक क्षेत्र का एक विशिष्ट प्रशासन होगा, जैसे शिक्षा प्रशासन, स्वास्थ्य प्रशासन, जिला प्रशासन, राज्य प्रशासन, स्थानीय प्रशासन। तो इस तरह से सभी क्षेत्रों में विशिष्ट प्रशासन होगा। इनके अगर समर्थकों की बात करें तो उनमें आते हैं हर्बर्ट साइमन, स्मिथवर्ग, थॉमसन, गुलिक, फ्यूल और मर्सन। दूसरा जो दृष्टिकोण है वो है, पहला तो प्रबंधकीय दृष्टिकोण और दूसरा एकीकृत दृष्टिकोण है। इसके अंतर्गत लोक प्रशासन के सभी गतिविधियों का योग है, जैसे प्रबंधकीय, लिपिकीय, तकनीकी, मानवीय आदि सभी क्रियाएं प्रशासन का ही भाग होती हैं। अर्थात उच्च स्तर से लेकर के निम्न स्तर तक जितनी भी क्रियाएं संपादित की जाती हैं और जिनका उद्देश्य
उद्देश्य प्राप्ति होता है, वो सभी गतिविधियां इसमें सम्मिलित की जाती हैं। ये जो एकीकृत दृष्टिकोण है, इसकी जो मान्यता है वो ये है कि प्रशासन कोई एक व्यक्ति का कार्य नहीं है, बल्कि प्रशासन, जैसा कि आपको अर्थ में बताया था कि प्रशासन जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर के किसी कार्य को पूरा करने का प्रयास करते हैं तो उसे प्रशासन कहा जाता है। तो उसी तरह से एकीकृत दृष्टिकोण की मान्यता है कि प्रशासन एक सामूहिक कार्य है। प्रशासन सिर्फ प्रबंध करना ही नहीं है, बल्कि इससे अधिक भी है। इसके अलावा भी बहुत सारे कार्य हैं जिनको कि संपन्न करना होता है। तीसरी जो मान्यता बताई है वो ये है कि प्रबंधकीय तकनीकों के स्थान पर और भी कई और अधिक सामग्रियां हैं जिनको कि इसमें सम्मिलित किया जाता है और उनका अपना एक महत्व होता है। अगली मान्यता है कि प्रशासन का हृदय निचले स्तर की विषय वस्तु है जहां प्रबंध को काम करना होता है। इसका अभिप्राय यह है कि सिर्फ नीतियां निर्धारित करना, कागजों में अच्छी अच्छी योजनाएं बना लेना ही महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है उस कार्य की क्रियान्विति की जाएगी, तभी किसी योजना, नीति उसका महत्व है, अन्यथा वो सब कागजी बनकर रह जाएंगी। अगली मान्यता है कि प्रशासन प्रबंधकीय, लिपिकीय, तकनीकी आदि विविध गतिविधियों का योग है। प्रशासन में ऐसा नहीं है कि कोई एक ही कार्य है, बल्कि बहुत सारे एक विस्तृत गतिविधियां हैं जो कि प्रशासन के द्वारा अपनाई जाती हैं और उनको संचालित किया जाता है और उनके अनुसार कार्यों को संपन्न किया जाता है। अगली जो मान्यता है कि प्रशासन क्षेत्रवार पृथक पृथक होता है, जैसे शिक्षा का प्रशासन स्वास्थ्य का प्रशासन से भिन्न नहीं होगा, क्योंकि दोनों की अपनी अलग अलग पाठ्य सामग्री है, अपना अपना विषय है, अपना, और विषय की प्रकृति के अनुसार ही प्रशासन की प्रकृति होती है। स्वास्थ्य प्रशासन अलग प्रकार का होगा, विद्युत प्रशासन अलग होगा, शिक्षा प्रशासन अलग होगा। तो इस तरह से विषयों पर निर्भर करता है कि प्रशासन की प्रकृति वहां पर क्या होगी। इसके पक्ष में जो इसके समर्थक विद्वान हैं वो हैं डिमॉक, वाइट और मार्क्स। और इसके पक्ष में तर्क दिया जाता है कि अधीनस्थ कार्मिकों की उपस्थिति ही सिद्ध करती है कि उनके कार्यों की लक्ष्य प्राप्ति में भूमिका है। कहते हैं व्यक्ति का अस्तित्व तभी है जब वो ऐसे कर्म करे जो कि समाज के लिए उपयोगी हों, जो कि समाज में उसके अस्तित्व को स्वीकारती हों। यही कहा जाता है, इसके पक्ष में दिया है कि अधीनस्थ कार्मिकों की उपस्थिति ही सिद्ध करती है कि उनके कार्यों की लक्ष्य प्राप्ति में क्या भूमिका है। दूसरा जो पक्ष में तर्क दिया है विद्वानों ने वो ये दिया है कि प्रशासन को सदैव ही एक सामूहिक कार्य माना जाता है, अर्थात निचले स्तर की उपेक्षा प्रशासन की अवधारणा के विरुद्ध है, क्योंकि निचला स्तर वो स्तर है जहाँ पर वास्तविक रूप से क्रियान्विति की जाती है और किसी नीति योजना का निर्धारण इस क्रियान्विति पर ही निर्भर करता है। तो प्रकृति के संबंध में पहला जो था प्रबंधकीय दृष्टिकोण, उसके संबंध में हम लोगों ने विचार किया, अध्ययन किया। अब यहाँ बताना चाहेंगे कि इसकी स्वरूपगत प्रकृति क्या है। तो लोक प्रशासन में स्वरूप से संबंधित सवाल है कि लोक प्रशासन एक कला है या विज्ञान है या एक व्यवसाय है। आखिर लोक प्रशासन है क्या? तो लोक प्रशासन कला और विज्ञान का जो विवाद है वो काफ़ी लंबे समय से चला आ रहा है और प्रत्येक सामाजिक विज्ञान में ये प्रश्न उठता है कि वो कला है या विज्ञान है। तो हमें ये पहले कला किसे कहते हैं, विज्ञान किसे कहते हैं, इसे जानना हमें ज़रूरी है कि कला किसी भी वस्तु की सुंदरतम अभिव्यक्ति को कला कहा जाता है और किसी भी वस्तु के क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहा जाता है।
तो लोक प्रशासन कला है या विज्ञान है, इसका अध्ययन एक बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। और कला की विशेषताओं में अगर हम देखें कि लोक प्रशासन कला है, तो कहते हैं कि कला में एक निश्चित कौशल की आवश्यकता होती है, जिसके प्रयोग से ही उसे सुंदर बनाया जा सकता है। जैसे सुनार की कला सोने को आकर्षक आभूषण में बदल देती है, उसी तरह से कहा जाता है कि प्रशासन एक कला है, क्योंकि जो प्रशासक होता है एक कलाकार की तरह ही समाज की नीतियों का निर्धारण और उसके क्रियान्वयन में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। एक कलाकार की तरह ही नीतियों को कार्य रूप में परिणत करता है। दूसरी जो कला की विशेषताएं बताई जाती हैं, कल्पनाशीलता। कला में निपुणता प्राप्त करने के लिए कलाकार को कल्पनाशील होने की आवश्यकता होती है। वो अपनी कल्पना के आधार पर ही किसी वस्तु को रूप प्रदान करता है। इस संबंध में अगर हम कहें तो प्रशासन में प्रशासक भी एक कलाकार होता है, क्योंकि कलाकार की ही तरह जो कि दिमाग में चलता है कि समाज की आवश्यकताएं क्या है, जो शोध करता है उसके आधार पर जब नीतियां और योजनाएं बनाता है तो उसको एक कलाकार की तरह ही क्रियान्वयन करता है, क्रियान्वित करता है, उसको समक्ष लाता है, समाज के समक्ष समाज के लिए क्रियान्वित करता है वो, जिससे समाज को उससे लाभ प्राप्त होता है। तीसरी विशेषता बता सकते हैं कि कुछ सिद्धांत, जैसे कला में भी सिद्धांत होते हैं, उसके आधार पर ही वो अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। उसी तरह से जो प्रशासक है उसके पास भी कुछ सिद्धांत होते हैं, और उन सिद्धांतों का पालन करके एक कलाकार की ही तरह वो मूर्त रूप को अपने क्रियान्वयन करता है, नीतियों का क्रियान्वयन करता है, योजनाओं को क्रियान्वित करता है। अगली विशेषता है रुचि। कला को तभी ग्रहण किया जा सकता है जब व्यक्ति उसमें रुचि ले। उसी तरह से प्रशासक अपने जो उद्देश्य निर्धारित करता है, जो लक्ष्य निर्धारित करता है, या लक्ष्यों का जो निर्धारण भी है, वो तभी अच्छी तरह से कर सकता है जब उसको उस विषय में रुचि हो। अगली विशेषता बताई जाती है अभ्यास। जिस तरह कलाकार अभ्यास करते करते उसमें दक्षता हासिल करता जाता है, उसी प्रकार से प्रशासक भी अपना प्रशासनिक कार्यों को संपन्न करते करते अभ्यास होता रहता है उसका, और एक ये कुशल प्रशासक के रूप में समाज के सामने आता है। अगला जो विशेषता बताई जाती है वैयक्तिकता, कि कला किसी व्यक्ति या समूह की वैयक्तिक विशेषता होती है कि किस प्रकार का उसका अपनी व्यक्तित्व है, व्यक्तिगत विशेषता जो भी है। अगली विशेषता बताई जाती है कि कलाकार भी कुछ जन्मजात होते हैं, उसी तरह से प्रशासक भी जन्मजात होते हैं। उनमें कुछ ऐसे गुण होते हैं जो कि बाय बर्थ प्राप्त करते हैं, चाहे वो प्रशासक हो चाहे वो कलाकार हो। तो हम ये नहीं कहते कि सिर्फ जन्मजात प्रवृत्ति के लोग ही प्रशासन में दक्षता प्राप्त करते हैं, बल्कि वो सीख भी सकते हैं, लेकिन जो जन्मजात जिसमें प्रतिभा होती है एक अलग ही प्रकार की प्रतिभा होती है। तो इस तरह से देखा लोक प्रशासन की प्रकृति के संबंध में विभिन्न प्रकार के दृष्टिकोण हैं, और इसमें एक सारांश रूप में जैसे लोक प्रशासन को कला को विद्वानों ने विभिन्न दृष्टिकोणों से परिभाषित किया है। जैसे प्रशासन एक ललित कला मानते हैं। आर्बिटीड MP शर्मा, ये जो कि प्रशासनिक विद्वान हैं, इन्होंने प्रशासन को ललित कला माना है। आर्बिटीड के अनुसार यदि रंग मिट्टी से बनी कृति कलाकृति है, स्वरों के उतार चढ़ाव का नाम संगीत है, शब्दों और भावों का संचय साहित्य है, तो वह श्रम भी ललित कला है जो उद्देश्य की प्राप्ति के लिए व्यक्तियों के संबंधों को निकट लाता है। निश्चित रूप से यह एक उच्च कोटि की कला है।
इसमें व्यक्ति के श्रम को समाहित किया जाता है, समायोजित किया जाता है, तभी वो एक रूप में, एक कार्य के रूप में सामने आ पाता है। तो इस तरह से ललित कला माना है। और MP शर्मा साहब ने भी यही कहा है कि लोक प्रशासन कम नहीं अपितु कुछ अधिक ही ललित कला है, क्योंकि उसमें तो हम जो दूसरी कला है उसमें तो निर्जीव वस्तुओं से हम उसको कलाकृति को बनाते हैं, लेकिन इसमें तो व्यक्तियों के श्रम को एक निश्चित दिशा में लेके जाते हैं, जो कि सजीव लोग हैं उन लोगों को समाहित किया जाता है। तो इसलिए ये ललित कला से भी अधिक है। अगला जो दृष्टिकोण है कि प्रशासन एक कला है जिसे प्रशिक्षण से प्राप्त किया जा सकता है। जैसे कि भी मैंने आपको पहले ही बताया कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ जन्मजात ही प्रतिभाएं होती हैं। कुछ चीज़ें जन्मजात प्रतिभा की तो अलग ही बात होती है, लेकिन जो कार्य प्रशासन को करना होता है वो सीखा भी जा सकता है। विभिन्न संगठनों के द्वारा ट्रेनिंग्स भी दी जाती हैं, जिसको सीख करके भी आगे बढ़ सकता है। अगला दृष्टिकोण बताया है कि प्रशासन निश्चित रूप से एक कला है। एल.डी. व्हाइट ने कहा है कि लोक प्रशासन विज्ञान है या नहीं, ये भविष्य की बात है, लेकिन वर्तमान में निश्चित ही ये कला अवश्य है। और लोक प्रशासन के कला मानने के लिए भी कई तर्क दिए जाते हैं। जैसे इन तर्कों में हम कुछ बिंदुओं को ले रहे हैं कि प्रशासन या प्रबंधक या कोई कार्मिक अपने कार्यों को उपलब्ध साधनों और विचार शक्ति के समन्वय द्वारा संपन्न करता है। तो अर्थात समन्वय ही एक कला होता है। अगर समन्वय ना किया जाए तो कोई भी कार्य एकीकृत रूप में समाज के सम्मुख नहीं आ सकता, वो बिखरी हुई स्थिति रहेगी, और बिखरा हुआ जो स्थिति होता है वो प्रशासन नहीं है। दूसरा तर्क है कि लोक प्रशासन में प्रबंधकीय कला का इस्तेमाल करके ही जनता के लिए अनेक सेवा और सुविधाएं संचालित की जाती हैं। लोक प्रशासन की कला के द्वारा ही जीवन को निरंतर सुखी और समृद्ध बनाया जाता है। एक कलाकार के अनुरूप ही प्रशासक भी दूरदृष्टि और स्वप्नदर्शी होता है, तभी वह आदर्श समाज की कल्पना कर उसे प्राप्त करने के तरीकों को निर्देशित करता है। तो और अगले हम ये बता सकते हैं कि जो प्रशासन है वो सहभागिता एक कला के अनुसार ही प्राप्त कर सकता है। एक कलाकार की भांति ही जो जन सहभागिता है उसको एक निश्चित बिंदु पर लाने का प्रयास किया जाता है। अगला दृष्टिकोण ये भी है कि जिस प्रकार से अन्य कलाएं हैं उसी प्रकार से प्रशासन भी एक कला है, क्योंकि सभी कलाएं समान नहीं होती, सबकी प्रकृति समान नहीं होती, सब अलग अलग होते हैं, लेकिन प्रशासन भी एक कला है। अगला दृष्टिकोण ये भी कहता है, विचार विद्वानों ने जो व्यक्त किया है, कि प्रशासन में जो अनुभव है वो भी पारंगता बढ़ाती है प्रशासकों में, और प्रशासकों के प्रशिक्षण की आवश्यकता से भी स्पष्ट है कि प्रशासनिक कला की उपेक्षा नहीं की जा सकती। तो इससे देखा हमने कि जो लोक प्रशासन है उसकी प्रकृति कई तथ्यों पर आधारित है, और प्रशासन और प्रबंध की कला मानव सभ्यता जितनी प्राचीन है और इसका महत्व सभ्यता विकास के साथ साथ निरंतर बढ़ता चला गया है, ये एक आवश्यक कला के रूप में सर्वत्र है। इसमें अलग भी चलता है कि विज्ञान है कि नहीं है, ये भी चर्चाएं चलती रहती हैं। तो उसको भी मैं अगले बिंदु के अगले अपने YouTube लेक्चर में उसे समझाने का प्रयास करूँगी, और उम्मीद है मुझे कि आज का ये चैप्टर भी आपको समझ में आ गया होगा। आप सभी मेरे लिंक को सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें, जिससे कि जो भी मैं अपलोड करूँगी आपके इस पेपर से संबंधित वो सभी आपको समय पर मिलती रहें। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।